तो 15 अगस्त को लेकर तैयारी चल रही है। वहीं इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया जाएगा। साथ ही इस बार बेहद कम लोग शामिल होंगे। कोविड गाइडलाइन लागू है, इसीलिए इस बार वीआईपी और दर्शकों की सीमित संख्या रखी गई है। करीब 300 लोग ही इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। अभी तक आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड में काम चल रहा है और इसीलिए समारोह को पुलिस लाइन में शिफ्ट किया गया है। तो देहरादून के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस लाइन में ही मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और परेड की सलामी ली जाएगी। उसके बाद विजेताओं को पदक वितरित किए जाएंगे। 15 अगस्त में इस बार जो परेड है और जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ध्वजारोहण है वो पुलिस लाइन में किया जाएगा और परेड के द्वारा इसको सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो पदकधारी और मेडल विजेता हैं इनको पदक और पुरस्कार वगैरह वितरित किए जाएंगे। कि कोविड गाइडलाइन अभी लागू है, इसलिए इसमें जो दर्शक और इनवाइटीज हैं उनकी संख्या लिमिटेड रखी गई है और ये संख्या जो मेरे को जानकारी है वो 300 रखी गई। वहीं हरिद्वार में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से सीएम धामी ने मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वंदना कटारिया को सीएम ने प्रोत्साहन राशि दिया। 25 लाख रुपए का चेक देकर उन्हें सीएम ने बधाई दी। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है, सीएम ने कहा। और इसके साथ ही वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाकर रोशन किया है राज्य का नाम। वंदना को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। वंदना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इसके साथ ही उन्हें बधाई देते हुए प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 लाख रुपए का चेक भी सीएम ने वंदना कटारिया को दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया ने देश के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है और ऐसे में ब्रांड एम्बेसडर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वंदना कटारिया को बनाया जाएगा। उसके आगे खेल के प्रसार के लिए आगे वो आगे बढ़े, उसके प्रोत्साहन के लिए हमने किया और साथ में तिलू रौतेली पुरस्कार जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो प्रतिभाएं होती हैं उनको दिया जाता है, वो हमने उनको सो मोटो अपने आप दिया है सरकार ने। और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बढ़ाया है, जिससे कि वो वंदना हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो समाज के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, बहुत कमी में रहती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और उसके तो रुड़की के कानपुर में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दलावाला का शिलान्यास किया। पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बने राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया और सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाई सरकार के और इसके साथ ही सरकार के पास सीमित संसाधन नहीं थे। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम भारत के चित्र में सबसे पहले हो। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर है। कार्यक्रम में पहुंचे कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी कहा कि ग्रामीण विधायकों के पास जो विधायक निधि आती है वो बहुत कम है। शहरी विधायकों से विधायक निधि काटकर ग्रामीण विधायकों को दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। वहीं लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मांग की कि खेत से घास ला रहे किसानों की मोटरसाइकिल के जो चालान काटे जाते हैं उन पर तत्काल से रोक लगा दी जाए। पुलिस का रवैया लोगों के साथ सही नहीं, पुलिस के रवैये पर अंकुश लगाया जाए। सब शुरू हो जाएंगे। मैंने आपने मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। सर नौकरियां जो हैं अभी आपने कहा है कि एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? नहीं, वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि नौकरियों की जो रखे जाने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो गई है, उसके अध्याचन हो गए और उसके विज्ञापन होकर 15 अगस्त के बाद जो है उनमें भर्तियाँ शुरू हो। सब शुरू हो जाए।
उत्तराखंड की महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ बरेली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वारंट जारी होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और वो मंत्री के पति पर सरकार का संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह 25 साल पुराना मामला है और मंत्री का इससे कोई मतलब नहीं। पर मदन कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने कहा, ये मामला 25 साल पुराना हो या 25 दिन पुराना हो, ये मामला हत्या का है। कैबिनेट मंत्री के पति के खिलाफ हत्या के मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल के बाद ट्विटर ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी है। बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने मुहिम के तहत मैं भी राहुल हूं को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वहीं यह शर्त रखी है कि जब उक्त पोस्ट हटा दिया जाएगा तो मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। ट्विटर ने हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक किया, जहां पर मैं भी राहुल हूं मुहिम के तहत उन्होंने एक पोस्ट दिया था जिसे पॉलिसी का उल्लंघन मानते हुए ट्विटर ने उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया है। इस बात की जानकारी पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक अकाउंट पर दी है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में बैठक हुई। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर ये बैठक की गई, जहां पर प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं इस बार एआईएमआईएम भी उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी के बाद एआईएमआईएम ने उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। एआईएमआईएम ने अभी साफ नहीं किया कि वो किस किस सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड आएंगे और चुनाव का बिगुल फूकेंगे। तो 2022 में सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 22 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी और जल्दी असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड भी आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जल्द उत्तराखंड आएंगे और चुनाव को लेकर बिगुल भी फूकेंगे। 2022 के चुनावों की रणनीति और पार्टी के कामकाज को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। जेपी नड्डा का दौरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए महज 5 महीने का वक्त ही रह गया है और ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और जनता के बीच जाना है, उसकी रणनीति और रोडमैप क्या रहेगा, उसको लेकर जेपी नड्डा पार्टी संगठन की नब्ज टटोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगभग 10 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम 10 हैं और उनको आज आमंत्रित।
तो अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन में राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। सीएम ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर उत्तराखंड के सांसदों के साथ चर्चा भी की है। वहीं इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा, माला राज्यलक्ष्मी शाह, अनिल बलूनी, नरेश बंसल समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की गई, जहां पर दिल्ली के दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उत्तराखंड के कई सांसदों से उन्होंने मुलाकात की और विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। आपको बताते हैं कि दुष्यंत गौतम, अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। और आपको बता दें, प्रदेश के सांसदों के साथ सीएम ने मुलाकात की और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो दिल्ली में उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की गई है, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान कई सांसदों से उन्होंने मुलाकात की। तो इस मुलाकात के दौरान दुष्यंत गौतम, अजय भट्ट भी मौजूद थे और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे, जहां पर बैठक के मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा की गई। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ मुख्यालय में भू कानून की मांग को लेकर धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दल के सदस्यों ने कहा कि थुकेजी प्रदेश में भू कानून लागू करने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भू माफियों के लिए छूट दी है। उत्तराखंड और हिमाचल में भू कानून जल्द लागू होने चाहिए ताकि यहाँ की बेशकीमती जमीन माफियों से बच सके। इधर भाजपा की सरकार ने तो भू कानून स्वतंत्र कर दिया है, कोई भी पूरे गांव के गांव भूमाफिया खरीद सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू की जाए और बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने का अधिकार न दिया जाए, ताकि यहाँ के गरीबों की ज़मीनें बच सकें और हमारा अस्तित्व बच सके, हमारा ज़मीन बच सके। इधर भाजपा की सरकार ने तो भू कानून स्वतंत्र कर दिया है, कोई भी पूरे हाल है। बारिश और मौसम के बदलाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीच में आपको बता दें कि डेंगू का भी खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं इसके साथ ही कोरोना सैंपलिंग करने के बाद ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, पर अभी तक जितने की बुखार से पीड़ित लोग आए हैं उनमें से किसी में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर का कहना है कि हर एक वार्ड में 2 से 3 चरणों की फॉर्मिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा हर रोज स्प्रे से छिड़काव किया जा रहा है। तो डेंगू की संभावना तो बनी रहती है और सालों का ट्रेंड देखें तो रहेगी अभी, और उसके अभी सेंसिटाइज सबको कर दिया गया है। जैसे पीडियाट्रिक्स विभाग या मेडिसिन 2 इन्हीं में आएंगे। नोडल ऑफिसर हैं डेंगू के, वो सब मॉनिटर डेली रिपोर्ट जारी है वो है, और जो भी बुखार के मरीज आ रहे हैं उनके स्पेशली डेंगू का टेस्ट वो सब कराया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि नहीं। अभी इतने मरीज नहीं है, तो अभी है कि जब मान लो मेडिसिन वार्ड में बेड्स आरक्षित हैं और पीडियाट्रिक्स भी है, कोई अगर डेंगू मरीज आता भी है, सस्पेक्ट भी है, वो भी होगा, तो उसको वहाँ भर्ती करने का पूरा प्राविधान उसमें वो है। लगभग 2 चरणों और 3 चरणों की फॉगिंग कर चुके हैं हम प्रत्येक वार्ड में, और लार्वासिडल स्प्रे वो भी हम लोग लगभग सभी वार्डों में 2 से 3 बार कर चुके हैं अभी तक। और इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर और मेलाथीन स्प्रे, डस्ट स्प्रे, उसको भी हम वार्डों में 2 बार कर चुके हैं प्रत्येक गली में। तो मैं समझता हूँ कि उसको कंटेनमेंट के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। और स्वास्थ्य जल्दी एक आगामी बैठक मेरे ख्याल से जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बुलाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, मलेरिया डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसमें। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।